हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पंडित स्टडी पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है उसे बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, समांतर क्रम बच्चों, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को क्या किया जाता है, एक दूसरे के लंबवत या समांतर रखकर जोड़ दिया जाता है, तो संयोजन की इस विधि को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैंने समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा लिखे हुए हैं। क्या? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे की लंबवत या समांतर क्रम में रखकर जोड़ दिया जाता है, तो प्रतिरोधकों के संयोजन की इस विधि को पार्श्व क्रम या तो समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों एग्जांपल अगर लेते हैं, कोई भी उदाहरण, जैसे देखिए मान लीजिए तीन प्रतिरोधक को भी माना, तीन प्रतिरोधक R1 R2 R2 तथा R3 के लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध। बच्चों, समांतर क्रम में प्रतिरोधकों को समतुल्य व्यंजक प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में होता है। देखिए आप लोग याद रखिएगा कि जब भी प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/R लिखेंगे, क्योंकि ये समांतर यानी कि पैरेलल में। ठीक, इसलिए थोड़ा सा बेस में लिख देंगे क्या, P से पैरेलल। ठीक है, अब बच्चों हमेशा समांतर क्रम में क्या लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, अगर प्रतिरोधक मान लिए कि R3 है, अभी तक लिए हुए थे 3, ठीक है, अगर 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, इसी प्रकार से जितना लेंगे उसी प्रकार से यहाँ भी क्या लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट, जितना लेना है अगर 5 तक तो यहाँ पर R5 तक लेके चल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार। तो सबसे पहले इसमें जो पार्ट दिया गया है, इसके लिए समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला वैल्यू जो है वो सबसे पहले हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि सिद्ध करना है एक तरीके से बोले तो। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैं एक फिगर छाप रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तीन प्रतिरोधक R1 R2 तथा R3 को खींच लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शा रहे हैं, R1 R2 तथा R3 किस में जोड़ा गया, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, एक दूसरे के समांतर या तो लंबवत रखकर। ठीक है, इस प्रकार से, और इन्हें एक बैटरी से या सेल से संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें से एक कुंजी लगा दिए और एक बैटरी से इन्हें संयोजित कर दिया गया है। ठीक है, अब बच्चों बैटरी से संयोजित करने के पश्चात क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। जैसे देखिए इसमें से करंट क्या हो रहा है, इसमें से प्रवाहित हो रहा है। लेकिन बच्चों याद रखिए कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधकों के बीच विद्युत धारा जो होते हैं सो अलग अलग प्रवाहित होते हैं, मतलब अलग अलग उसका वैल्यू होते हैं। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर वोल्टेज हमेशा प्रत्येक प्रतिरोधकों में समान प्रवाहित होता है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज हमेशा समान रहेगा। क्या रहेगा, वोल्टेज हमेशा समान। R2 के लिए भी वही वोल्टेज, R3 के लिए भी वोल्टेज क्या रहेगा, समान। लेकिन करंट क्या रहेगा बच्चों, अलग अलग रहेगा। मान लीजिए कि R1 के लिए क्या हो जाएगा, I1, और R2 के लिए करंट कितने पास हो रहे हैं, I2। ठीक है, और R3 के लिए I3 मान लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसे प्रूव करना है। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट, इसी प्रकार से और निकालना। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर मैंने किया क्या, फिगर में, फिगर को देखिएगा और यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या माने हैं। ठीक है, तो लिखिए, माना तीन प्रतिरोधकों, माना तीन प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 को
R3 को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम भी बोला जाता है, ठीक है। समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, संयोजित किया गया है। बच्चों, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, कुल विद्युत धारा अलग अलग प्रवाहित होते हैं, लेकिन विभवांतर हमेशा बराबर रहते हैं। जोड़ा गया है और उत्पन्न विभवांतर भी है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, उत्पन्न विभवांतर भी है। और बच्चों यहाँ के बाद आप लोग इस साइड में आ जाइएगा, ठीक है। और प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा क्रमशः कितने जा रहे हैं, R1 के लिए I1 है, ठीक है। क्रमशः I1, I2 तथा I3 है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रवाहित विद्युत धारा जो होते हैं, सो प्रत्येक प्रतिरोधकों में जितने विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं सभी में प्रवाहित विद्युत धारा के योग के बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि समांतर क्रम संयोजन के लिए कुल प्रवाहित विद्युत धारा I इक्वल टू जो होता है बच्चों, देखिएगा, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा के योग के बराबर, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 के योग के बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसे इक्वेशन नंबर हम 1 मान लें, ठीक है। और बच्चों, आप लोगों ने पढ़े होंगे ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों, V बराबर IR। लेकिन हमें चाहिए क्या यहाँ पर I, तो मैं लिख रहा हूँ, यानी कि होता है क्या, V बराबर IR, और I बराबर क्या हो जाएगा तो बच्चों V बाय R। तो ओम के नियम से क्या V बाय R बराबर I लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, I बराबर V बटा R लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ I का वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर I लिए हुए हैं। अब बच्चों देखिएगा कि प्रथम प्रतिरोध में कितने विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं, मतलब I1 क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, प्रथम प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I1 क्या होगा बच्चों, I1 बराबर I1 कितने हो जाएंगे। अब देखिए विद्युत धारा कैसे निकालते हैं, I बराबर V बाय R। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, वोल्टेज हमेशा समान रहता है, मतलब V बदलेगा नहीं, ठीक है, यानी कि V कांस्टेंट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, V R1, प्रतिरोध किसके लिए निकाल रहे हैं, R1 के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों निकाल सकते हैं दूसरे प्रतिरोध के लिए, इसी प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, यानी कि I2, ठीक है बच्चों। और I2 कैसे निकाल सकते हैं, फिर इसी प्रकार से V बाय R2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और I3 भी निकाल सकते हैं, I3 क्या निकाल सकते हैं, V बाय R3। अब बच्चों इसे कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, जिसे 1 तक 1 माने ही हुए थे, अब यहाँ पर मैं 2 मान लिया, ठीक है, और इसे 3 और यहाँ पर 4। अब बच्चों करना क्या है, सो स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, ठीक है, बिल्कुल ही इजी है। देखिए जो कि 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है, यानी कि आपके मॉडल सेट जो जेक द्वारा टर्म 2 के लिए जारी किया गया उसमें से यह प्रश्न है, ठीक है। देखिए अब 2, 3 और 4 का मान कहाँ पर रख देना है बच्चों, समीकरण नंबर 1 में रख देना है, ठीक है। तो चलिए लिखिए,
यानी कि समीकरण 2, 3 तथा 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। बच्चों सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बच्चों यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण मैं इधर कुछ खाली कर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। बच्चों देखिए, समीकरण 1 में किसका मान रखना, समीकरण 2, 3 तथा 4 का मान 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा। 1 से हम क्या जानते हैं बच्चों, समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 से क्या था, यानी कि कुल प्रवाहित विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधकों में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के योग के बराबर होते हैं, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 होते हैं, ठीक है। अब इसमें 2, 3, 4 का मान रख देना। अब बच्चों देखिए I1 कितना आया था, तो I1 है V/R1, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे V/R1। सेम इसी प्रकार से I2 कितने हैं बच्चों, V/R2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे V/R2, ठीक है। अब देखिए I3 कितने हैं, तो V/R3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे V/R3, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कुछ आ रहा है तो सबसे पहले उसे निकाल देंगे, ठीक है बच्चों। सब में देखिए क्या V इक्वल है, ठीक है, तो इसे भी इसमें से V को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिएगा, यानी कि I बराबर था, I बराबर क्या हो जाएगा, V तो कॉमन आ गया। अब लिख सकते हैं जब V निकल गया तो यहाँ पर क्या छूट जाएगा बच्चे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या इस विद्युत धारा मतलब I के लिए कुछ चेंज कर सकते हैं, देखिए I के लिए क्या ये वाला लिख सकते हैं, ओम के नियम से V/R, जी हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दे रहे हैं, क्या है V/R, कहाँ से लिखेंगे, ओम के नियम के अनुसार, ठीक है बच्चों। अब देखिए V इंटू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है बच्चों। बच्चों इसे मैं मिटा देना चाह रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी हो रही है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या भी जो है सो यहाँ पर गुना में है ना जी, ठीक है। तो सबसे पहले इसे क्या करना है, डिवाइड करवाएंगे, इधर इस साइड में लाएंगे तो तो नहीं भी ले जाएंगे तो क्या भी और भी काट सकते हैं, जी बिल्कुल काट सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले भी और भी को क्या कर दिए, कैंसिल करवा दिए, ठीक। अब जब भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पर कितना बचा हुआ बच्चों, 1, यानी कि 1/R, ठीक है, बराबर क्या हो जाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चूंकि यह समांतर क्रम में है इसीलिए क्या लगा दीजिएगा बच्चों, पैरेलल, यानी कि भी थोड़ा सा नीचे बेस में लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि समतुल्य प्रतिरोध किसके लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या हो जाएगा, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हमें n प्रतिरोधकों के लिए कहा जाए तब, जैसे यहाँ पर 3 प्रतिरोधक के लिए कहा गया था तो मैंने बिल्कुल ही आसानी से निकाल दिया, लेकिन जब 4, 5, 6 इस तरह से या तो n प्रतिरोधकों के लिए निकालने के लिए कहा जाए तो कुछ नहीं करना, सेम इसी प्रकार से हमें ले लेना है R3, R4, R5, ठीक है। चलिए यहाँ पर ले रहे क्या है, n प्रतिरोधकों के लिए, n प्रतिरोधकों के लिए समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब जहाँ तक जाना हमें क्या ले लेना, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक ले जा सकते हैं, Rn तक,
ठीक है, जितना पूछेगा उतना निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यही वाला इक्वेशन हमें क्या करना था, फाइंड करना था, मतलब समांतर क्रम संयोजन के लिए एक व्यंजक निकालना। ठीक है, तो ये व्यंजक कौन सा है, ए वाला, लेकिन हमें यहाँ तक कर देना। ठीक है, चलिए यही वाला हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था, नहीं सत्यापित करना था। ठीक है बच्चों, अब इस प्रश्न को बिल्कुल ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है सबसे इम्पोर्टेंट, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जैसे तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार की प्रकृति पर, ठीक है, और ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले लिखते हैं निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है तार की लंबाई पर। क्या है बच्चों, तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर। बच्चों, तार की लंबाई जितना ज़्यादा अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा अधिक उत्पन्न होगा। मतलब प्रतिरोध जितना, यानी कि लंबाई के प्रोपोर्शनलिटी क्या होते हैं, आर। ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के। चलिए देखिए, तार की लंबाई किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होते हैं। तार की लंबाई के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। अर्थात बोलने तो बच्चों देखिए कि प्रतिरोध जो होते हैं किसी भी तार का, वह किस पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर। प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होते हैं, मतलब तार की लंबाई जितना ज़्यादा अधिक होगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा अधिक उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, और दूसरा है तार की मोटाई पर। देखिएगा, तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर। अब बच्चों देखिएगा, इस किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध उसके, यानी कि चालक तार, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बच्चे समझिएगा कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात बच्चों देखिएगा, अर्थात क्या है कि किसी भी तार का प्रतिरोध R जो है सो उसके अनुप्रस्थ काट, यानी कि क्या बोले, क्षेत्रफल यानी एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है बच्चों, देखिए मान लेते कि एक तार है मेरा, ठीक है, समझिएगा एक तार है और तार की लंबाई यानी कि मोटाई कितना, इतना है, अनुप्रस्थ एरिया। एक तार इतना मोटा है और एक तार मान लीजिए कि इतना मोटा है। ठीक है बच्चों, देखिए इस तार का हम मान लिए किया है, एक तार है P और एक तार है Q। पूछा जाएगा कि किसमें तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा है। तो बच्चों अगर तार का एरिया मतलब प्रतिरोध कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा, तो सबसे पहले तार को देखिएगा कि किस तार का क्षेत्रफल ज़्यादा है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम उत्पन्न होगा, क्योंकि किसी तार का प्रतिरोध उस चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या है,
इसका एरिया देखिए कितना ज़्यादा है, यहाँ पर है ना ज़्यादा, ठीक है, और इसमें एरिया देखिए थोड़ा सा ही कम है, मतलब तो एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध क्या होगा उतना ही कम होगा, ठीक है। और अगर एरिया कम है तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब बच्चों इसमें याद रखिएगा उल्टा क्या, अगर एरिया ज़्यादा यानी कि क्षेत्रफल किसी भी तार का ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा, और अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से था, यदि तार की लंबाई मान ली इतना है, ए बी एक तार की लंबाई, जितना ज़्यादा तार की लंबाई होगा उतना अधिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ठीक है बच्चों। अब अगला है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। किसी तार का किसी तार का प्रतिरोध विभिन्न तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। मतलब बच्चों कि वह तार किस प्रकृति का है, या तो एल्युमिनियम है, तांबा है, सिल्वर है, सोना है, किस प्रकृति का है उस पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। अब अगला है ताप पर भी निर्भर करता है, ठीक है। ताप पर देखिएगा, किसी तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, ठीक है। तो किसी तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से उस तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। यानी कि क्या क्या था, तार की लंबाई पर, मतलब जितना ज़्यादा तार की लंबाई होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और दूसरा था तार की मोटाई पर, अगर तार की मोटाई ज़्यादा हो तो प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा, और अगर तार की मोटाई कम हो तो प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। और अगला था पदार्थ की प्रकृति पर, अगर किसी तार का प्रतिरोध क्या करते हैं, विभिन्न तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि तार किस कैटेगरी का है, ठीक है। और अगला तापमान पर भी बोल सकते हैं, किसी तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से उस तार का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि पूरा मिला करके अगर बोले तो इसे इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं, इक्वेशन 2, तो क्या बोल सकते हैं, यदि किसी तार का प्रतिरोध किस पर, लंबाई और एरिया, यदि किसी तार का प्रतिरोध R तार की लंबाई कमा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तार की लंबाई को क्या बोलते हैं, L, ठीक है, L कमा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एरिया हो तो तार का प्रतिरोध तो चालक का प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों, यानी कि R
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएंगे L बाय एरिया। ठीक है बच्चों, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, R बराबर प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके एक आ जाएगा रो, जिसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, रो L बाय ए, रो L बाय ए। ठीक है, और यहाँ पर रो क्या है तो एक नियतांक है। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले के आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच क्या रिलेशन है, तो R बराबर रो L बाय ए, रो L बाय ए। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग याद रखिएगा हमेशा। बच्चों अब प्रश्न बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट VVI प्रश्न। मैंने जितने भी प्रश्न को अभी तक करवाए सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और मैंने वही प्रश्न को लिया जो जब बोर्ड द्वारा टर्म 2 में जारी किए गए थे, और उन्हीं सभी प्रश्नों में से छांटकर जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा वही सब प्रश्नों को मैंने आप लोगों को करवाया है। ठीक है बच्चों, अगर यह वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।